आप लोगों को बधाई, आपके यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आ चुका है। अब इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक और चैप्टर जोड़ने की जरूरत है। हम दो, हमारे दो, सबके दो। नए कानून की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, कानूनों का मकड़जाल नहीं बनाना चाहिए। कानून जितना हो सके क्लब करना चाहिए। जैसे हमारे देश में अपराध नियंत्रण के लिए 50 कानून है। अमेरिका में अपराध नियंत्रण के लिए एक कानून है, उसका नाम है फेडरल पिनल कोड। वो मतलब घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, काला बाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, अवैध निर्माण, सब के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, उसको कहते हैं फेडरल पिनल कोड। उसमें 150 चैप्टर है। 150 अपराध के लिए उन्होंने किताब उनकी एक है। हमारे देश में क्या है, 150 अपराध है लेकिन किताब हमारे पास 50 है। जैसे अगर आपकी डायरी 12 महीने की एक डायरी हो तो आपके लिए मैनेज करना, मेंटेन करना आसान होगा। 12 महीने की 12 डायरी हो जाए, उसको मैनेज करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाए। तो आज की डेट में जो 50 कानूनों का मकड़ जाल है, वो बेचारा एफआईआर लिखता है कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा, 12वीं पास। अब हम उससे आशा करते हैं कि 50 कानूनों को पूरा रट के रखेगा। अगर एक ही किताब हो, एक वन नेशन वन पिनल कोड हो जाए, तो उसके लिए अच्छा है कि जब जब एफआईआर लिखेगा इंडेक्स में जाएगा। अच्छा, चोरी किया, चैप्टर नंबर 10, और मां बहन की गाली दिया, चैप्टर नंबर 15, और क्या किया, मोबाइल छीन लिया, चैप्टर नंबर 18, और क्या किया, मारने की धमकी दिया, चैप्टर नंबर 20, और क्या किया, मोबाइल हैक कर लिया, चैप्टर नंबर 30। मतलब ऐसे। तो वो बार बार जब उसको इंडेक्स को खोलेगा, कुछ दिन के बाद वो सारे चैप्टर उसको याद हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप शिकायत लेके जाओगे, वो धड़ाधड़ वो चैप्टर पे जाएगा, वहां से धारा खोलेगा, आपकी एफआईआर लिख देगा। एफआईआर अच्छा हो जाएगा तो जांच अच्छी हो जाएगी, जांच अच्छी हो जाएगी तो आपका ट्रायल अच्छा हो जाएगा, ट्रायल अच्छा हो जाएगा तो जल्दी सजा हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, एफआईआर अच्छा हो। और हमारे देश में पहले सबसे बड़ा अपराध जानते हैं क्या था? हत्या से भी बड़ा अपराध झूठ बोलना। रानी अहिल्याबाई होलकर का जो जुडिशियल सिस्टम था, उसमें सबसे बड़ा अपराध भ्रष्टाचार और झूठ बोलना। भ्रष्टाचार कर लिया वो भी एक बार क्षम्य हो सकता था, हालांकि उसमें बहुत कम घटनाएं हुई हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने के बाद एडमिट नहीं किया, झूठ बोल दिया, तो फिर कोई माफी नहीं। भारत में पहले झूठ बोलना पाप भी था, झूठ बोलना गंभीर अपराध भी था। आज की डेट में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, अपराध नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा जाता है अमेरिका में, एक आतंकवादी। जैसे ही पकड़ा जाता है तुरंत कहता है, हां जी हमने रेकी किया था। हमारे देश में कहते हमने नहीं किया। हमारे देश की आप ध्यान से कभी गौर करिएगा, आप समस्याओं की वाईफाई एनालिसिस करिए। झूठ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। नतीजा क्या हो रहा है? झूठी शिकायत हो रही है, झूठा एफआईआर हो रहा है, झूठी जांच हो रही है, झूठी गवाही हो रही है, झूठा हलफनामा फाइल हो रहा है, और कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम झूठी गवाही को गंभीर अपराध कर दें, जैसे यूएस वगैरह में है, भाई भाई के लिए झूठी गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि भाई को 10 साल सजा होगी, पता चला दूसरे वाले भाई को भी 10 साल हो जाएगी झूठी गवाही देने। एक अभी लेटेस्ट अभी वहां फैसला हुआ है, वहां पे अपराध भी डबल होता जाता है। जैसे चोरी की सजा 5 साल, एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया 5 साल, दोबारा शर्ट चुरा लिया तो 10 साल, तो कितना हो गया? 15 साल। और झूठ जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने बोला शर्ट नहीं चुराया, और झूठ बोलने का 10 साल, तो टोटल कितना हो गया? 25 साल। तो 2 शर्ट चुराने पे सजा कितनी हुई? 25 साल। मैं कन्हैयालाल की सर जो हत्या हुई है उदयपुर में, राजस्थान में, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था। वहां पे मर्डर की अलग अलग धाराएं हैं। किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। तो जो कन्हैयालाल की हत्या है, ये जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। जैसे कश्मीर में जो हुआ वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। 1984 में जो वहां दिल्ली में हुआ वो जेनोसाइड की कैटेगरी में आएगा। तो जेनोसाइड की कैटेगरी में यह है कि अगर टाइटलर साहब ने जो काम दिल्ली में किया 1984 में, अगर ये वहां करते
अमेरिका में, तो सबसे पहले उनसे जितने लोग उनके कहने पे मारे गए थे, उन सब को उनसे 10 लाख डॉलर 10 लाख डॉलर लेके उनको दिया जाता है। 10 लाख डॉलर का मतलब 8 करोड़ रुपए। यानी कन्हैयालाल की हत्या दो लोगों ने किया तो दोनों से पहले 8-8 करोड़ रुपए वसूलती वहां अमेरिका की सरकार, चाहे उनका मकान बेचना पड़ता, चाहे दुकान बेचना पड़ता, और उसको दिलवा देती कन्हैयालाल को। फिर सिस्टम कैसे वहां का चलता, वीडियो था, वीडियो चेक कर लेते वीडियो सही है कि गलत है, और उन दोनों हत्यारों का नार्को टेस्ट करते, पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करते। वीडियो में जो बात है वो सत्य है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में जो बात है सत्य है, दोनों अगर कंफर्म हो गया, अब कोई गवाहों की गवाही जरूरत ही नहीं, और सीधे नो बेल नो पैरोल, अंतिम सांस तक जेल। और वहां के फेडरल पिनल कोड के हिसाब से कन्हैयालाल के हत्यारों को लगभग 900 साल सजा हुआ। आदमी जिंदा नहीं रहता, लेकिन वहां सजा ऐसे होती है 1500 साल, 2000 साल, 5000 साल, 6000 साल, ऐसे सजा होती है, जिससे पता चले उसने क्राइम कितना किया। क्योंकि सिंपल आजीवन कारावास में पता कैसे चलेगा उसने कितना बड़ा क्राइम किया, तो इसलिए उनकी सजा। दूसरा एक वहां पे और भी डिफरेंस है जो भारत में डिफरेंस है। यहां अंग्रेजों ने सिस्टम शुरू किया कंसेक्टिव सेंटेंस, कॉन्करेंट सेंटेंस, वो अपनी सुविधा के हिसाब से किया कि जज साहब की मर्जी, जिसको चाहे कॉन्करेंट सजा दे दें, जिसको मन चाहे कॉन्सेक्टिव दे दें। कॉन्करेंट का मतलब यह हुआ, मान लो 5 धाराओं में 5-5 साल की सजा हुई तो टोटल 5 साल सजा हुई। अमेरिका में 5 धाराओं में 5-5 साल सजा हुई तो टोटल 25 साल सजा हुई। वहां कॉन्करेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जज को यह पावर ही नहीं दिया है कि वो कॉन्सेक्टिव कॉन्करेंट में कुछ डिसाइड करे कि कॉन्सेक्टिव देना कॉन्करेंट देना, उसको कॉन्सेक्टिव ही देना बाय डिफॉल्ट। कॉन्करेंट देने के लिए स्पेशली बहुत सारा उसमें लॉजिक देना पड़ेगा। हमारे यहां बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट दिया जाता है, कॉन्सेक्टिव दिया नहीं जाता, इसलिए भय बिन होए न प्रीत। एक चीज मुझे बताइए, माननीय जज साहब भी बैठे हुए, आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल कितनी बार आपने अपने सांसद और विधायक से पूछा? मैं सांसद नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं आप लोगों को जागरूक करने आया हूं। जाओ यही बात उनसे पूछो, यही करने तो आया हूं। बाकी मैं जो कर सकता हूं सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं। यही बात उनसे पूछो कि क्यों नहीं हो रहा है। यहां पे मैं सुन के आया हूं, ये बात वो बता रहे हैं, आप भी सुनना चाहे तो ये लो वीडियो की लिंक सुन लो और ये बताओ ये क्यों नहीं हो रहा। यही आपसे करवाने आया हूं। मेरा मानना है कि समय काफी हो गया है, 6 बज चुका है। बाकी हम लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहेंगे। 3-4 आग्रह करके जा रहा हूं, महीने में एक बार अपने माननीय सांसद विधायक से मिलना शुरू करिए। याद रखिए, डॉक्टर बदलने से दवाई बीमारी ठीक नहीं होती। पहला सूत्र आपको बता रहा हूं। 1984 के बाद कई मुख्यमंत्री आए, कई राष्ट्रपति आए, कई चीफ जस्टिस आए, लेकिन 40 साल के बाद अब टाइटलर साहब के ऊपर आरोप तय हुआ है कि हां इन्होंने उकसाया था, और टाइटलर साहब 80 साल के हो चुके हैं, अभी आरोप तय हुआ है, अभी गवाहों के बयान शुरू नहीं हुए। इसके बाद गवाहों के बयान होंगे, और जब तक बयान होंगे तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण एवरेज जो एज 80 साल ही है। हाँ, 10 साल कम हो गई दिल्ली वालों की उम्र। तो जब तक ये ट्रायल कंप्लीट होगा तब तक टाइटलर साहब खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठम समाचरित। अगर उत्तराखंड में घुसपैठ होती है, भारत में घुसपैठ होती है, लेकिन सिंगापुर में नहीं होती है, इसका मतलब नहीं कि उनका डॉक्टर अच्छा है, इसका मतलब उनकी दवाई अच्छी। अगर सिंगापुर में भारत में घुसपैठ होती है, दुबई में नहीं होती, इसका मतलब नहीं कि उनका शेख ज्यादा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा मेहनती है, इसका मतलब वहां कानून का खौफ है, पता है इनके यहां नहीं जाना। ऐसे घर में देख लीजिए, आप गांव में देख लीजिए, कुछ घरों के सामने 10-12 कुत्ते आके बैठे रहते हैं हमेशा, और कुछ घरों के सामने एक भी नहीं बैठते। आपस में बता देते उधर मत जाना, उधर लठ पड़ती है। ये खौफ है, जानवर भी खौफ को समझता है।
इंसान तो छोड़ दीजिए, जिसके पास कम बुद्धि है वो भी समझता है उधर नहीं जाना। हमें खौफ पैदा करना पड़ेगा। धर्मांतरण, घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। समाधान वही है, एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह। और एक आज मैं बहुत गंभीरता के साथ, चूंकि माननीय जज साहब यहां बैठे हुए हैं, अगर कोई माफिया है, हत्यारा है, 30-40 मर्डर कर चुका है, और वो आपके गली में, आपके घर के आके सामने किसी को गोली मार दे, आपकी गवाही देने की हिम्मत पड़ेगी उसके खिलाफ? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। मैं मन से पूछता हूं, हिम्मत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। फिर हम आर्टिकल 20 का वो इंटरप्रिटेशन क्यों करके चल रहे हैं कि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते? अरे ये आर्टिकल 20 जब आया था तो इसलिए आया था कि उस समय 1947, 48, 49 में जब संविधान बन रहा था, जब आर्टिकल 20 बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में नार्को टेस्ट हो जाएगा, पॉलीग्राफ हो जाएगा, ब्रेन मैपिंग हो जाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भी नहीं सोचा था आने वाले टाइम इतने लोग झूठे हो जाएंगे। संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था आने वाले टाइम में इतने अलग अलग तरीके के माफिया पैदा हो जाएंगे, ड्रग स्मगलर पैदा हो जाएंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले पैदा हो जाएंगे। वो तो जैसे थे उसी सोच के साथ उन्होंने कानून बना दिया। अल्टीमेटली जैसा व्यक्ति होता है उसको वही पूरी दुनिया वैसे ही दिखती है, अलग नहीं दिखती है। बहुत करेगा, थोड़ा बहुत आदमी और तुलना सोच लेगा, अच्छा आने ये खतरा आ सकता है, ये खतरा आ सकता है। आर्टिकल 20, इसलिए आर्टिकल 20 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को आप उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और जानते हैं क्यों आया था? क्योंकि उस समय अंग्रेजों की सरकार देख चुके थे हमारे संविधान निर्माता। अंग्रेजों के समय में पुलिस, चाहे वो तिलक को पकड़े या वीर सावरकर को पकड़े, लाठियों से पीट पीट के उनसे उगलवाती थी। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि पुलिस टॉर्चर करके किसी को अपने खिलाफ एडमिट न करा ले, अपने खिलाफ गवाही न करवा दे, तो आर्टिकल 20 में यह बोला आप किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन यह थोड़ी बोला था कि सच उगलवाने के लिए आप नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, सच पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते, सच उगलवाने के लिए ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक केस है, उसका नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 में एक फैसला दे दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग आर्टिकल 20 का वायलेशन है। कैसे वायलेशन हो गया? बड़े बड़े माफियाओं के साथ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे वो शूटर हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे वो ड्रग स्मगलर हो, उसके खिलाफ कोई गवाही देना चाहता नहीं। बाकी तो छोड़ो, मैं माननीय जजों से पूछता हूं, क्या आपके परिवार के सामने किसी का मर्डर हो जाएगा, आपके परिवार के लोग जाके गवाही देंगे क्या? माननीय सांसद, विधायक, मंत्री एक बार अपने परिवार में पूछ के बताएं कि अगर उनके फैमिली के लोग मार्केटिंग करने गए हुए हैं और वहीं पर अगर कोई बम ब्लास्ट हो जाए, कोई किसी का मर्डर कर दे, क्या उनके परिवार कितनी हिम्मत है कि जाके 2-4 बार जाके कोर्ट में गवाही देंगे? नहीं देंगे। तो फिर जब गवाही नहीं दे रहे हैं तो नतीजा यह हो रहा है, आज की डेट में लोग सबूत के अभाव बरी होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, सब कुछ एडवांस हो चुका है। पहले दुनाली बंदूक हुआ करती थी, आज की डेट में राफेल वफेल सब आ चुका है। अग्नि आ गया, ब्रह्मोस आ गया, चंद्रयान बन गया, मंगलयान बन गया, सब कुछ बन गया। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं बन रहा। अरे भैया, माफियाओं के फंडामेंटल राइट की कितनी चिंता क्यों कर रहे हो? स्मगलर के फंडामेंटल राइट कितनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जो आदमी इतना बड़ा स्मगलर है, उसको 2 इंजेक्शन देकर नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो कौन सा उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा? जो इतना बड़ा माफिया है, गैंगस्टर है, बलात्कारी है, हत्यारा है, करना क्या है? 2 इंजेक्शन दिया नार्को टेस्ट, 2 इंजेक्शन दिया पॉलीग्राफ और 2 इंजेक्शन दिया ब्रेन मैपिंग। 6 इंजेक्शन में पूरा सच सामने आ जाएगा। सच पकड़ो और सीधे उसको डाल दो, सजा दे दो। काहे लोगों की जान ले रहे हो? भारत में लाखों गवाहों की हत्या हो चुकी है सर। प्रॉपर्टी के विवाद में गैंगस्टर ने और बाकी अलग अलग मुद्दों पे भूमाफियाओं ने हजारों लोगों की हत्या कर दिया है जो गवाही दे रहे थे। और उस गवाही के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का जजमेंट है, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये जिम्मेदार है। उस जो हजारों गवाहों की हत्या हुई है, इसके लिए संसद भी जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। सब कुछ वर्ल्ड क्लास
अपनी सुरक्षा के लिए हमारा डाटा कोई हैक न कर ले, उसके लिए आईफोन चला रहे, आईपैड चला रहे, बढ़िया स्मार्टफोन चला रहे, और लोगों की रक्षा के लिए अगर एक नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग हो जाएगा तो कौन सा तूफान आ जाएगा। लेकिन नहीं, कई बार ऐसे लगता है कि जो फैसले आते हैं ना, ये जमीनी हकीकत से कोसों दूर आते हैं। ऐसे लगता है उनको ग्राउंड की पता ही नहीं है। और जानते हैं घटिया कानून का दुष्परिणाम कौन झेलता है? गरीब आदमी। अगर दबंग को पता है कि मैं इस गरीब आदमी की 2 बीघे जमीन कब्जा कर लूंगा, ये 50 साल तक लड़ता रहेगा, तो कब्जा करेगा। अगर उसको पता हो 2 बीघे जमीन पे कब्जा कर लिया, मुझे अवैध कब्जा करने पे 10 साल सजा होगी, तो नहीं करेगा। आज की डेट में न्याय हो कहां रहा? ऐसे तो हो रहा है 40 साल मुकदमा चलता है, बोलते हैं हाँ भैया तुम्हारा ये मकान तुम्हारा है। 50 साल मुकदमा चलता है, हाँ ये जमीन तुम्हारी है। अपनी जमीन पाने के लिए, अपना मकान पाने के लिए उसको दूसरी जमीन बेचनी पड़ती है, अपना बाकी सारा काम छोड़ना पड़ता है, 300 बार 400 बार उसको तारीख पे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि न फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना अपराध। हमारे देश में फर्जी आधार बनवाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी वसीयत बनवाना, फर्जी विरासत बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, फर्जी गवाही देना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। और जानते हैं फर्जी मारने की सजा, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो सजा थी, हाथी से कुचलवाना। रानी अहिल्याबाई के समय में जो सजा थी, हाथ पैर बांध के नर्मदा में डलवाना। इसलिए वो लोग, और क्या होता है जब आपका कानून कठोर होता है, सजा क्विक मिलती है, तो रोज रोज नहीं करना पड़ता। जैसे हमने अग्नि, ब्रह्मोस, मिसाइल सब बना रखा है, परमाणु बम बना रखा है, चलाया क्या आज तक? जोर से बोलिए, चलाया क्या? किस लिए रखा हुआ है फिर? डराने के लिए। ऐसे जो कठोर कानून बनते हैं, ये रोज रोज सबको फांसी देने के लिए नहीं होते हैं, खौफ पैदा करने के लिए कि जो आदमी गलत कर रहा है उसमें खौफ पैदा हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और अधर्म का नाश करने के लिए ये पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है। दुर्भाग्यवश अधर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था फेल हो रही है। अब मैं आप लोगों से आगे आगे कुछ बोलूंगा, आप खड़े होके दोनों हाथ उठा के बोलिए, मुझे चाहिए आजादी। आपको बस इसी को रिपीट करना है। मैं राजकमल जी से कहूंगा, जरा ऑडियंस नीचे ऊपर सबको दिखाइए, हमें दिखाना जरूरी नहीं है, थोड़ा आप लोगों का गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की चिकित्सा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की कर व्यवस्था से, गुलामी की व्यापार व्यवस्था से, भ्रष्टाचार से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से, लैंड जिहाद, लब जिहाद से। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।